हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 10th क्लास के हिस्ट्री का चैप्टर प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ये जो चैप्टर है इसके हमने जो काफी जो टॉपिक है वो कवर कर चुके हैं। एक तरीके से हमने पूरा एक फेज कवर कर लिया है। आज हम एक उसका सेकंड फेज कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट फेज में देखिए हमने क्या स्टडी किया था। फर्स्ट फेज में हमने पढ़ा था कि जो प्रिंट कल्चर है वो पूरे यूरोप में किस तरीके से स्प्रेड हुआ। अब वही प्रिंट कल्चर पूरे यूरोप में स्प्रेड होने के बाद उसका जो इम्पैक्ट था प्रिंट कल्चर का वो इंडिया पर क्या पड़ा। आज जो हम चीजें कवर करेंगे वो हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में करेंगे कि प्रिंट कल्चर का क्या इम्पैक्ट था इंडिया के अंदर, और प्रिंट कल्चर आने से पहले जो इंडिया की कंडीशन थी वो कैसी थी। तो आज हम इन्हीं सारी चीजों को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का हमारा न्यू टॉपिक। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। कि जो वर्ल्ड में हमने चीजें पढ़ी प्रिंट को लेकर उसके कॉन्टेक्स्ट में, अब हम वही सारी चीजें किसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले इंडिया में क्या था, जैसे कि इसमें है व्हाट वुड बी द केस ऑफ इंडिया बिफोर द एज ऑफ प्रिंट। बिफोर एज ऑफ प्रिंट मींस जब इंडिया के अंदर प्रिंट नहीं आया था उस टाइम इंडिया की क्या सिचुएशन थी, इंडिया में जो चीजें थी उनको किस तरीके से लिखा जाता था। अब प्रिंट तो था नहीं, जैसे कि पहले हमने पढ़ा यूरोप में प्रिंट नहीं था, तो वहां की सिचुएशन कैसी थी। अब वही चीजें हम यहाँ देखेंगे, जब इंडिया में प्रिंट नहीं था तो इंडिया का क्या केस था। तो देखिए मैन्युस्क्रिप्ट बिफोर द एज ऑफ प्रिंट, मैन्युस्क्रिप्ट थे बिफोर एज ऑफ प्रिंट मीन्स, देखिए मैन्युस्क्रिप्ट वैसे तो मैं आपको बता चुकी हूँ यूरोप वाले कॉन्टेक्स्ट में ही, बट फिर बता देती हूँ। मैन्युस्क्रिप्ट वो होती है जब हम हाथों से लिखते हैं ना, उसको मैन्युस्क्रिप्ट बोला जाता है। अब क्या था, यूरोप में प्रिंट टेक्नोलॉजी आ चुकी है जो कि इंडिया में तो अभी नहीं आई है। जब इंडिया में प्रिंट टेक्नोलॉजी नहीं थी तो उस टाइम मैन्युस्क्रिप्ट थी, मतलब जैसे जो बोलना है बोलो और वो लिखते हैं, हाथों से लिखने को मैन्युस्क्रिप्ट बोला जाता है। मैन्युस्क्रिप्ट बिफोर द एज ऑफ प्रिंट मीन्स मैन्युस्क्रिप्टेड चीजें थी प्रिंट के आने से पहले, सिर्फ हाथ से लिखी हुई चीजें थी प्रिंट के आने से पहले। को प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी नहीं थी इंडिया में। इंडिया हैड अ वेरी रिच एंड ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ हैंड रिटन। इंडिया में बहुत ही, वैसे तो इंडिया बहुत ही रिच कल्चर वाली कंट्री है, ठीक है, बहुत ही रिच है। यहाँ पर जो कल्चर है इसका बहुत रिच है, राइटिंग में हर चीज में आप ले सकते हो। और यहाँ का ओल्ड ट्रेडिशन था, ओल्ड ट्रेडिशन क्या था, हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट। यहाँ सारी चीजों को हाथ से लिखा जाता था, जैसे में संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन एज वेल एज वेरियस वर्नाकुलर लैंग्वेज, और भी बहुत सारी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस थी जिनको मैन्युस्क्रिप्ट किया जाता था, मींस उनको हाथों से लिखा जाता था, हैंड रिटन थी। उसमें अरेबिक लैंग्वेज भी थी, पर्सिया भी थी, एंड साथ ही साथ आपकी संस्कृत लैंग्वेज भी थी। तो ये सारी ही लैंग्वेज उसमें थी। बट प्रॉब्लम क्या थी मैन्युस्क्रिप्ट में, वही प्रॉब्लम जो यूरोप में थी। देखो चीजें बिल्कुल सिमिलर है, यूरोप में जो हमने पढ़ा वही चीज इंडिया में भी है। वहां भी पहले मैन्युस्क्रिप्ट थी, इंडिया में भी मैन्युस्क्रिप्ट है। और मैन्युस्क्रिप्ट से क्या लिमिटेशन थी मैन्युस्क्रिप्ट की, या प्रॉब्लम्स क्या क्या थी मैन्युस्क्रिप्ट से, जो उसमें हमने प्रॉब्लम्स पढ़ी थी सेम हम यहाँ पढ़ेंगे। देखिए सम फीचर्स ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, इसके फीचर्स क्या थे, मैन्युस्क्रिप्ट को जो कॉपी किया जाता था वो पाम लीव्स पे लिखा जाता था। उससे पेपर्स नहीं थे, जैसे आज पेपर है हमारे पास, उसमें पेपर नहीं थे, तो किस पे लिखा जाता था, पाम लीव्स पे लिखा जाता था। और हैंडमेड पेपर, हैंडमेड पेपर बनाए जाते थे उन पे लिखा जाता था। पेजेस वर समटाइम्स ब्यूटीफुली इलस्ट्रेटेड, अब पेजेस को कई बार बहुत ही सुंदर, इलस्ट्रेटेड का मतलब होता है उनमें, जैसे अब ये आपका पेज है, ठीक है, ये पेज है, तो साइड साइड में आप इसको क्या कर सकते हो, इतनी में तो आप चीजों को लिख लो, और यहाँ पर क्या करो, आप कोई भी डिजाइन बना दो। जैसे आपने ये फूल बना दिया, ठीक है, ये छोटे छोटे फूल बना दिए, तो इस टाइप से आप साइड्स में कोई भी डिजाइन उसमें ब्यूटीफुली उसको डेकोरेट कर सकते हो, इलस्ट्रेट कर सकते हो। ओके, दे वुड बी आइदर प्रेस्ड बिटवीन वुडन कवर्स और स्वीन टुगेदर टू एंश्योर प्रिजर्वेशन, और उसको ज्यादा टाइम तक प्रिजर्व करने के लिए या फिर लॉन्ग टाइम तक वो चले, उनको क्या किया जाता था, उनको प्रेस कर दिया जाता था वुडन कवर से। जैसे बीच में हैंडमेड पेपर हो गए या पाम लीव्स हो गए, और उनके जो बाहर होते थे उन पर वुडन लकड़ियों के कवर लगाए जाते थे और उनको सिल दिया जाता था। बीच में पेपर, आजू बाजू में उसके मतलब लेफ्ट और राइट साइड में पेपर वुडन कवर लगाए जाते थे और उनको सिल दिया जाता था, जिससे कि वो लॉन्ग टाइम तक चल सके, उनको प्रिजर्व किया जाता था। मैन्युस्क्रिप्ट वर हाईली एक्सपेंसिव एंड प्रिजर्व, देखो अब टाइम लगेगा,
एक एक पेज को सेट करना, या और सेट करने के साथ उसको सिलना, इनमें टाइम वेस्ट हुआ आपका। वेस्ट क्या मतलब, काम ही यही था पहले तो। और हाथों से एक एक पेज को लिखना, एक एक लाइंस को लिखना, तो क्या ही है, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता था। अगर ये काम आप किसी को दोगे तो उसको पे भी करना पड़ेगा आपको, और एक दो रुपए में तो कोई काम नहीं करेगा, मतलब एक अच्छी खासी पेमेंट आपको उसको करनी पड़ेगी। तो ये जो मैन्युस्क्रिप्ट था ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता था। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मतलब आप इसको मतलब लाइटली यूज नहीं कर सकते, जैसे कैसे भी यूज नहीं कर सकते, बहुत ही हैंडल विद केयर वाला काम था इसका। दे हैड टू हैंडल केयरफुली, बहुत ही केयरफुली इसको यूज करना पड़ता था। दे डू नॉट बी रीड इजिली एज द स्क्रिप्ट वाज रिटन इन डिफरेंट स्टाइल। रीडिंग में भी प्रॉब्लम आती थी, आप इजिली रीड नहीं कर सकते अगर इनको डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में लिखा गया है तो। और लॉन्ग, ज्यादा लंबे समय भी नहीं चल पाती थी, खराब हो जाती थी ये। ड्यू टू दीज रीजन पीपल डिड नॉट यूज मैन्युस्क्रिप्ट इन देयर एवरीडे लाइफ। इन्हीं सब रीजंस की वजह से जो लोग थे वो अपनी एवरीडे लाइफ में ना मैन्युस्क्रिप्ट का यूज नहीं करते थे। क्यों? कैरी करने में इजी नहीं है, एक्सपेंसिव है बहुत ज्यादा, और मतलब वीक पोर्शन है उसका, आप इजीली लेके नहीं जा सकते उसको, इसलिए मैन्युस्क्रिप्ट का एवरीडे लाइफ में यूज नहीं करते थे पीपल्स। प्री कॉलोनियल बंगाल हैड डेवलप्ड एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ विलेज प्राइमरी स्कूल। सबसे पहले जो प्री कॉलोनियल टाइप पीरियड था उस टाइम पे जो बंगाल है, बंगाल के अंदर सबसे पहले प्राइमरी स्कूल डेवलप हुआ। सबसे पहला स्कूल कहाँ डेवलप हुआ? बंगाल में प्राइमरी स्कूल। स्टूडेंट डिड नॉट रीड टेक्स्ट, स्टूडेंट टेक्स्ट को रीड नहीं करते थे, वो उसको लर्न करते थे, सुनते थे और लिखते थे। उस टाइम तो टीच देखिए, लर्न टू राइट, जैसे अब हम क्या करते हैं, बुक्स दे दी बच्चों को, पढ़ो, ये क्या लिखा है, ए फॉर एप्पल, आ से अनार। बट उस टाइम ऐसा नहीं था, बच्चों को वर्बली उनको बताया जाता था कि लिखो ए फॉर एप्पल, तो बच्चे उसको सीखते थे, समझते थे, फिर उसको नोट डाउन करते थे, अपने नोटबुक में लिखते थे। ठीक है, लर्न टू राइट। ऐसे बुक्स नहीं थी उनके पास जिसको वो टेक्स्ट को रीड कर सके। टीचर डिक्टेट पोर्शन ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम मेमोरी एंड स्टूडेंट रोट देम डाउन। टीचर्स क्या करते थे, उसको डिक्टेट करते थे, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, अब आप इन सारी चीजों को नोट डाउन कर लो बिना बुक उठाए, तो ये सेम ये वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि आपने बिना बुक्स को रीड करे चीजों को नोट डाउन कर लिया। बच्चे जो टीचर डिक्टेट करता था बच्चे उनको समझते थे, और समझने के बाद उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करते थे। तो ये वो टाइम पीरियड था प्री कॉलोनियल टाइम, जब प्रिंट कल्चर नहीं आया था। प्रिंट कल्चर के आने से पहले जो सिचुएशन थी वो ऐसी थी। तो उस टाइम वर्बली चीजें चलती थी, राइटिंग चीजें थी, बट रीडिंग बुक्स कम थी। ज्यादातर लोग सुन के लिखते थे, सुनते समझते एंड उसके बाद उसको वो लिखा करते थे। ठीक है, प्रिंट कम्स टू इंडिया, और जब प्रिंट इंडिया में, देखो अभी जो हमने चीजें पढ़ी वो थी प्रिंट के आने से पहले की सिचुएशन कैसी थी इंडिया में। अब प्रिंट इंडिया में आया कैसे, देखिए, द प्रिंटिंग प्रेस फर्स्ट केम टू गोवा। जो पहली प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में लगी थी वो कहां पर लगी थी? गोवा में, विद पोर्तुगीज मिशनरीज इन द मिड 16th सेंचुरी। मिड 16th सेंचुरी में जो पोर्तुगीज थे वो इंडिया में आए, तो उन्होंने, वो किस तरफ से आए थे? गोवा की तरफ से आए थे, इसलिए ज्यादा लोग वहीं रह गए, इसीलिए उन्होंने गोवा में कौन सी मशीन लगाई? फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, मिड 16th सेंचुरी में वो आए और उन्होंने गोवा में अपनी पहली फर्स्ट प्रिंटेड बुक एस्टैब्लिश की थी। जेसुइट प्रीस्ट थे, इन्हें कोंकणी लैंग्वेज भी आती थी, और कोंकणी लैंग्वेज के अलावा भी इनको काफी सारी अदर लैंग्वेजेस आती थी। इन्होंने अदर लैंग्वेजेस में भी चीजों को मतलब लिखा है। बाय 1674 अबाउट 50 बुक्स हैड बीन प्रिंटेड इन कोंकणी लैंग्वेज। 1674 में जो 50 बुक्स थी वो कोंकणी लैंग्वेज में प्रिंट की गई थी, और कन्नड़ में भी साथ ही साथ प्रिंट की गई थी। 1710 में डच प्रोटेस्टेंट हैड प्रिंटेड 32 तमिल टेक्स्ट। 1710 में जो डच थे, डच प्रोटेस्टेंट थे, उन्होंने 32 तमिल बुक को, उनके टेक्स्ट को प्रिंट किया था। ऑफन दे ट्रांसलेट द ओल्डर वर्क्स, जो उनका पुराना वर्क था उनको ट्रांसलेट किया और उस चीज को क्या किया, उन्होंने प्रिंट किया था। ओके, ये कब हुआ? ये सारी चीजें तब हुई जब इंडिया के अंदर प्रिंट कल्चर आ गया, उसके बाद में। डू यू नो, अब देखिए, इन 1579 कैथोलिक प्रीस्ट प्रिंटेड द फर्स्ट तमिल बुक एट कोचीन। जो कैथोलिक प्रीस्ट थे, ठीक है, जो कैथोलिक प्रीस्ट थे, उन्होंने पहली जो प्रिंटेड बुक
प्रिंट की थी वो तमिल बुक थी और कहाँ की थी, कोचीन में। दे ऑल्सो प्रिंट द फर्स्ट मलयालम बुक, उन्होंने मलयालम बुक भी प्रिंट की थी 1713 में। द इंग्लिश लैंग्वेज प्रेस डिड नॉट ग्रो इन इंडिया टिल क्विट लेड इवन दो द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन टू इंपोर्ट प्रेसेस फ्रॉम द लेट 17th सेंचुरी। इंडिया के अंदर जो इंग्लिश लैंग्वेज की प्रेस थी वो ज्यादा काम नहीं कर रही थी। क्यों क्यों काम नहीं कर रहे थे? क्योंकि यहाँ लोग ज्यादा हिंदी बोलते हैं। इंग्लिश प्रेस की वैल्यू कब बढ़ गई? जब इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी, ठीक है। जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी जब वो इंडिया में स्टैब्लिश हुई, उसके बाद से इंपोर्ट बढ़ा था किसका? प्रिंटिंग प्रेस का, इंडिया में 17th सेंचुरी के अराउंड। उससे पहले जो इंग्लिश प्रेस थी उसका इतना ज्यादा काम नहीं था, क्योंकि इस लैंग्वेज के लोग ही नहीं थी, तो अपनी जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस थी उन्हीं का यूज वो किया करते थे। देखिए, द बंगाल गैजेट, द फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर इन इंडिया, एक बंगाल गैजेट था। बंगाल गैजेट इंडिया का पहला न्यूज़पेपर बना था, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में। द पर्सन हु बिगेन इंग्लिश प्रिंटिंग इन इंडिया वाज जेम्स ऑगस्ट हिकी। वो पर्सन जो इंडिया में पहला इंग्लिश प्रिंटिंग प्रेस जिसने चलाई थी वो थे आपके जेम्स ऑगस्ट हिकी। हिकी वो थे जिन्होंने इंडिया में पहली इंग्लिश प्रिंटिंग प्रेस एस्टेब्लिश की फ्रॉम 1780 में। ही बिगेन टू एडिट द बंगाल गजट, इन्होंने ही बंगाल गजट बनाया था। ये इन्हीं का था बंगाल गजट, किसका? जेम्स ऑगस्टस हिकी का। इट वाज अ वीकली मैगजीन, बट ये न्यूज़पेपर नहीं था। ये बंगाल गजट क्या था? वीकली मैगजीन थी। किसकी थी? हिकी की, जेम्स ऑगस्ट हिकी की थी। क्या? वीकली मैगजीन, बंगाल गजट इसका नाम था। that describe itself as a commercial paper open to all, इसको इन्होंने नाम दिया कमर्शियल पेपर। ये कमर्शियल पेपर था और सभी के लिए ओपन था, और ये किसी से भी इन्फ्लुएंस नहीं था, बट इन्फ्लुएंस्ड बाय नन, किसी से भी इन्फ्लुएंस नहीं था। मतलब ये सबका पेपर है, इसको सब, सॉरी पेपर नहीं था ये क्या थी? वीकली मैगजीन थी, और ये सबके लिए ओपन थी, किसी से इन्फ्लुएंस नहीं थी, कोई भी इसको पढ़ सकता है। ये नहीं कि पर्टिकुलर सिर्फ कुछ टाइप के लोग ही इसको पढ़ेंगे, सब पढ़ सकते थे। इट वाज अ प्राइवेट इंग्लिश एंटरप्राइज विच वाज इंडिपेंडेंट फ्रॉम कॉलोनियल इन्फ्लुएंस। बट क्या वो जैसे ही कॉलोनियल इन्फ्लुएंस बढ़ा तो उनके बारे में भी, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उनके बारे में भी इसमें चीजें लिखी होती थी, तो वो थोड़ा सा मतलब चिढ़ गए थे कि ये क्या प्रिंट कर रहा है, तो हमारे बारे में भी प्रिंट कर रहा है। तो चिढ़ने के साथ ही साथ उन्होंने क्या करा, इस वीकली मैगजीन को बंद करवा दिया था। Hickey published a lot of advertisement, including those that related to the import and sale of slaves. देखिए, इन्होंने कॉलोनियल जो गवर्नमेंट थी उसको इन्फ्लुएंस किया, और साथ ही साथ जो एडवर्टाइजमेंट था वो भी किया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सेल ऑफ स्लेव के बारे में लिखते थे। मतलब जितनी भी न्यूज होती थी ना, सारी न्यूज लिखते थे, इवन गॉसिप्स भी लिखा करते थे ब्रिटिश ऑफिसर्स को लेकर। तो ये जो चीजें थी ये उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उनको लगा यार ये तो मरी पोल पट्टी खोल रहा है, इसको हटाओ यहाँ से, चलो जल्दी जल्दी हटाओ। तो ही ऑल्सो पब्लिश अ लॉट ऑफ गॉसिप। देखिए, गॉसिप भी पब्लिश करता था, कंपनी के जो सीनियर ऑफिसर्स थे उनकी। दिस मेड द गवर्नमेंट जनरल वॉरेन हेस्टिंग, जो जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे, इन्होंने ये बहुत ज्यादा मतलब गुस्सा हो गए। एंड्रेस दिस इज अ प्रिस्क्रिप्टेड हिकी एंड एनकरेज द पब्लिकेशन ऑफ ऑफिशियली सैंक्शन न्यूज़पेपर, और उन्होंने उस न्यूज़पेपर को सैंक्शन कर दिया, बैन करा दिया, दैट कुड काउंटर द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन दैट डैमेज द इमेज ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट। क्योंकि उनको लग रहा था कि ये जो इनकी वीकली मैगजीन है ये हमारी पावर का मिसयूज कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो हमारा क्या बोलते हैं इन्फ्लुएंस है उसको डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी जो इमेज है उसको डैमेज कर रहे हैं। बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के लास्ट तक आते आते नंबर ऑफ जो न्यूज़पेपर थे जर्नल्स अपीयर्ड इन प्रिंट। देखिए, ये तो उन्होंने बंद करवा दिया, वीकली मैगजीन तो बंद करवा दी, बट उसके बाद 18th सेंचुरी तक आते आते इनको देखकर और भी बहुत सारे न्यूज़पेपर ओपन होने शुरू हो गए। इस ये तो बंद हो गया, बट इसके बाद में बहुत सारे लोगों ने न्यूज़पेपर को प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया। इंडियंस टू बिगिन टू, सिर्फ पहले इंग्लिश लोगों ने किया था, ब्रिटिशर्स ने किया था, पर उसके बाद में जो इंडियंस थे ना उन्होंने भी न्यूज़पेपर को प्रिंट करना शुरू कर दिया था। उसी में एग्जांपल जैसे बाल गंगाधर भट्टाचार्य थे, इन्होंने पब्लिश किया न्यूज़पेपर, उसका नाम क्या था? बंगाली वीकली न्यूज़पेपर, और इसका नाम इन्होंने रखा बंगाल गैजेट। देखिए, दो बंगाल गैजेट है, एक हिकी की बंगाल गैजेट मैगजीन थी, और ये थे आपके गंगाधर भट्टाचार्य, इन्होंने बंगाली वीकली न्यूज़पेपर था इनका, इसका नाम इन्होंने बंगाल गजट रखा। बट ये जो था ये न्यूज़पेपर था, और हिकी की क्या थी? मैगजीन थी।
Who was close to राम मोहन रॉय, जो बाद में क्लोज हो गए थे राम मोहन रॉय की वजह से। ओके, आई होप आपको जो यहाँ तक चीजें थी वो बिल्कुल क्लियर हो चुकी होंगी, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, और देखिए अब ये देखिए हमने यहाँ पर चीजें क्या पढ़ी, अब न्यूज़पेपर स्टार्ट हो गए, मैगजीन स्टार्ट हो गई, एक का बंद हुआ, बहुत सारे लोगों ने दोबारा ओपन कर लिया। अब इससे क्या आ गया, रिलीजियस रिफॉर्म आ गया। अब रिलीजियस डिबेट स्टार्ट होगी, जैसा कि हमने यूरोप में पढ़ा था, जिसकी वजह से प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दो पार्ट में डिवाइड हो गए थे। सेम वैसी ही रिलीजियस डिबेट कहाँ स्टार्ट हो गई, जल्दी बता दो, इंडिया में। ठीक है, अब देखिए फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी इंटेंस डिबेट्स ऑन रिलीजियस इश्यूज बिगेन टू अकर। अब 19th सेंचुरी के टाइम में इंडिया में भी रिलीजियस डिबेट शुरू हो गए। रीजंस क्या थे, सेम वही, अब लोग पढ़ने लगे थे, अब लोगों को नॉलेज हो चुकी थी, लोगों को नॉलेज हो गई है, लोग पढ़ने लगे हैं, तो अब दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, यार क्या ये सही बोल रहे हैं, बुक में तो ऐसा नहीं है, चलो बुक पढ़ो, बुक में तो ऐसा नहीं है। पहले प्रिंटेड चीजें नहीं थी तो लोगों के पास इतनी अवेलेबल नहीं थी, सिर्फ कुछ होती थी, अब वो पंडित पुजारी वगैरह रखते थे। बट अब क्या था, प्रिंट कल्चर आने की वजह से उसकी मल्टीपल कॉपी हो गई जो सबके पास अवेलेबल थी। अब हर कोई उसको पढ़ सकता था, लोगों को समझ आ रहा था क्या सही है और क्या गलत है। अब लोग अपनी मन मर्जी नहीं चला पाएंगे। देखिए डिफरेंट ग्रुप्स इंटरप्रिटेटेड द चेंजेस विद कॉलोनियल सोसाइटी इन डिफरेंट वे। जो बहुत सारे ग्रुप थे वो चेंजेस चाहते थे सोसाइटी में कि चेंजेस आए, एंड ऑफर अ वैरायटी ऑफ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ द बिलीव्स ऑफ अ डिफरेंट रिलीजन। बहुत से ऐसे थे जो न्यू इंटरप्रिटेशन चाहते थे, उनका विश्वास था कि समाज में, धर्म में, डिफरेंट रिलीजन में क्या आने चाहिए, बदलाव आने चाहिए। जो चीजें पुरानी चलती आ रही है वो गलत है, अब उनको बदला जाए, उनकी जगह नई चीजें आनी चाहिए, नए आइडियाज, लोगों का फ्यूचर अच्छा हो। सम क्रिटिसाइज्ड, बट ऐसा तो नहीं है कि हर बात पर हर कोई से हाथ उठा के कहते हाँ हम एक्सेप्ट करते हैं। कुछ होंगे हाँ भाई हम एक्सेप्ट नहीं करते, हम इसको क्रिटिसाइज करते हैं। सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे जो इसको क्या करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे। एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस एंड कैंपेन फॉर रिफॉर्म while others counter the arguments of reformers। कुछ लोग रिफॉर्म्स करने की कोशिश करी, बदलाव लाने की कोशिश करी, तो वही कुछ लोग इस पे क्या कर रहे थे, आर्ग्यूमेंट्स भी कर रहे थे, नहीं ये सही नहीं है, बदलाव तो नहीं होने चाहिए। मतलब कुछ रिफॉर्म्स की बात करते हैं बट कुछ और रिफॉर्मर्स को लेकर आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। दिस डिबेट कैरिड आउट इन पब्लिक और इन प्रिंट। अब यहाँ प्रॉब्लम्स क्या थी कि जो पब्लिक है और उसमें प्रिंट में डिबेट स्टार्ट हो गए, आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो गए। वो बोल रहे नहीं ये लिखा हुआ गलत है, वो बोल रहे नहीं ये सही है। तो यहाँ पर चीजें लोगों में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही थी। प्रिंट प्लेड अ रोल इन इंट्रोड्यूसिंग डिबेट एंड डिस्कशन। प्रिंट ने अब क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, डिबेट और डिस्कशन। Printed tracts and newspapers spread the new ideas and shaped the nature of the debate। अब प्रिंट जो ट्रैक्ट था उसमें न्यूज़पेपर भी थी, मैगजीन्स भी थी, बुक्स भी थी, वो आइडियाज को शेप दे रहा था, नए आइडियाज लाने की कोशिश कर रहा था कि नए आइडियाज से आपका फ्यूचर भी अच्छा हो सकता है। बट कुछ तो नहीं, ये सही नहीं है। तो फिर इसके साथ ही क्या हुआ, अ वाइडर पब्लिक कुड नाउ पार्टिसिपेट इन दीज पब्लिक डिस्कशन एंड एक्सप्रेस देयर व्यूज। तो बहुत ही ज्यादा लोग इस पब्लिक डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। ठीक है, देखा पार्टिसिपेट इन दिस पब्लिक डिस्कशन एंड एक्सप्रेस अपनी देयर व्यूज, अपने व्यूज भी उसमें एक्सप्रेस कर रहे थे। न्यू आइडियाज एमर्ज थ्रू दिस क्लास ऑफ ओपिनियन। इन क्लासेस में बहुत सारे न्यू न्यू जो आइडियाज थे वो भी लोगों के सामने आ गए। ऐसा नहीं इसका प्रॉफिट नहीं हुआ, बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ भी था, काफी सारी चीजें हुई थी। देखिए क्या क्या हुआ था। प्रिंट अफेक्ट्स द सोसाइटी। अब प्रिंट ने किस तरीके से सोसाइटी को अफेक्ट किया, वो हुई टॉपिक वही है आपका रिलीजियस और डिबेट वाला। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स वर्सेस हिंदू ऑर्थोडॉक्स। अब यहाँ चीजें क्या थी, एक सोशली रिलीजियस रिफॉर्मर थे और एक ऑर्थोडॉक्स हिंदू थे। ऑर्थोडॉक्स हिंदू मतलब जो चीजें चल रही है ना वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल बदलाव नहीं होने चाहिए उसमें। और ये लोग वो थे रिफॉर्मर्स जो बदलाव चाहते थे, ये क्रिटिसाइज कर रहे थे, उनको नहीं बदलाव नहीं और वो बदलाव चाहते थे। Print led to intense controversies between social and religious reformers and हिंदू ऑर्थोडॉक्स। अब इन दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई थी। दे ऑफन डिबेट ऑन सम डेलिकेट मैटर्स ऑफ सोसाइटी सच एज विडो, इमोलेशन, मदरिज्म, ब्राह्मिकल प्रीस्टहुड एंड आइडोलेट्री। मींस जैसे ये मूर्ति पूजा हो गई, विडो हो गई, विधवा का दूसरा विवाह होना चाहिए, सती प्रथा हो गई, वो इन चीजों को खत्म करना चाहते थे। कौन, ये जो सोशल रिफॉर्मर्स थे। और ऑर्थोडॉक्स जो हिंदू थे, नहीं ये सही है चीजें, ये हमारे धर्म की चीजें, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। तो एक्चुअल में आप बताइए
इसको कमेंट में करके बताना क्या ये चीजें जो हो रही थी हिंदू ऑर्थोडॉक्स की तरफ से, कि ये सही थी और ये गलत थी। मेरे अकॉर्डिंग तो गलत थी, किसी को क्यों जलाना भाई। अगर कोई मतलब कोई 19-20 साल में अगर विडो होता है, क्या उसकी दोबारा शादी नहीं होनी चाहिए? इवन 30 में भी होता है तो क्या उसकी दोबारा शादी नहीं होनी चाहिए? मतलब उसको राइट खत्म हो गया अपनी लाइफ जीने का, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी कहाँ गई उसकी? तो कुछ लोग सोशल रिफॉर्मर्स इन पे कुछ चेंजेस चाहते थे, इसमें रिफॉर्म चाहते थे, और जो ऑर्थोडॉक्स थे वो चाहते थे नहीं ये चीजें सही है। तो एग्जांपल क्या है, बंगाल में डिबेट हुई, डिबेट कॉज द इंक्रीज इन ट्रैक्ट्स एंड न्यूज़पेपर विच सर्कुलेट अ वैरायटी ऑफ आर्गुमेंट्स। फिर इसमें बंगाल में जब ये डिबेट स्टार्ट हुई तो इसमें बहुत सारे आर्गुमेंट्स भी आए। दे यूज टू प्रिंट, और उन्होंने प्रिंट का यूज करा अपने आइडियाज को स्प्रेड करने के लिए, स्पोकन लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, और हर जगह वही उसी लैंग्वेज में प्रिंट हो रहा था न्यूज़पेपर जो वहां ऑर्डिनरी पीपल बोलते थे। एग्जाम्पल, राजा राम मोहन रॉय पब्लिश द सबद कुमुदी। जो राजा राम मोहन रॉय थे उनकी एक बुक है सबद कुमुदी। सबद कुमुदी में कब किया? 1821 की। एंड हिंदू ऑर्थोडॉक्स कमीशन द समाचार चंद्रिका टू ओपोज ओपिनियन। तो राजा राम मोहन ने अपने ओपिनियंस इसमें लिखे थे, शब्द कुमुदी में 1821 में प्रिंट हुई थी। और ऑर्थोडॉक्स हिंदू ने अपने ओपिनियंस को इनके, मतलब तुमने ये बुक लिखी, आप इसको दबाने के लिए एक अपनी बुक लिखेंगे, तो वो थी समाचार चंद्रिका। इन्होंने समाचार चंद्रिका लिखी समद कुमुदी के अगेंस्ट में। फ्रॉम 1822 2% न्यूज़पेपर भी पब्लिश हुए, जामे जहां और जामे जहां नामा एंड शमसुल अकबर। ये पर्शियन न्यूज़पेपर थे। जब हिंदू लिख रहे तो क्या मुस्लिम नहीं लिखेंगे? तो उन्होंने भी लिखना शुरू करा। गुजराती न्यूज़पेपर था बॉम्बे समाचार, ऑल्सो अपेयर्ड इन 1822 में। फिर गुजरात में भी एक न्यूज़पेपर प्रिंट किया गया। मतलब हर जगह प्रिंट कल्चर स्टार्ट हो गया था, हर जगह अपनी अपनी लैंग्वेज में लोग न्यूज़पेपर को प्रिंट कर रहे थे। फिर उसी के साथ एक आया उल्मा वर्सेस कॉलोनियल रूलर्स। नॉर्थ इंडिया में उल्मा वर डीपली एंजाय अबाउट द कोलैप्स ऑफ मुस्लिम डायनेस्टी। अब नॉर्थ इंडिया में जो मुस्लिम रहते उनको भी तो प्रॉब्लम थी, देखो जैसे हिंदू रिलीजियस को प्रॉब्लम थी, वो मूर्ति पूजा बंद करवाना चाहते थे, सती प्रथा बंद करवाना चाहते थे, विडो की दोबारा शादी करवाना चाहते थे। तो ये प्रॉब्लम थी, इस पे रिफॉर्मर्स ने अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए और ऑर्थोडॉक्स ने अपने आर्ग्यूमेंट दिए। सेम वैसे ही जो मुस्लिम थे अब उनको भी प्रॉब्लम्स थी। अब उनकी प्रॉब्लम्स क्या थी, देखिए चलिए सुनते हैं उनकी प्रॉब्लम्स क्या थी। मुस्लिम हैड फियर दैट कॉलोनियल रूलर्स, उनको ये डर था कि जो कॉलोनियल रूलर्स हैं वुड एनकरेज कन्वर्जन चेंज द मुस्लिम पर्सनल लॉ, कि वो ऐसा ना हो मुस्लिम पर्सनल जो लॉ है उसको ही चेंज कर दे। मुस्लिम पर्सनल लॉ चेंज करने का मतलब है जो हमारी चीजें, हमारे रिलीजन से जुड़ी हुई चीजें हैं उनको ना चेंज कर दे, अपनी ही चीजों को हमारे ऊपर थोप दे। तो इसी के चलते उन्होंने क्या करा, टू एनकाउंटर दिस दे यूज चीप लिथोग्राफी। इसी के चलते उन्होंने चीप लिथोग्राफिक प्रेस का यूज किया, उसको पब्लिश कराया, पर्शियन और उर्दू लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट किया। जो भी मुस्लिम के होली स्क्रिप्चर थे उसको पब्लिश करके, मतलब पर्शियन और उर्दू लैंग्वेज में ट्रांसफर किया और प्रिंट करके रिलीजियस न्यूज़पेपर एंड ट्रैक्ट्स, और उसको प्रिंट करा दिया ताकि लोग पढ़ सके। सस्ती लिथोग्राफी में प्रिंट कराया, मतलब उसको सस्ते सस्ते में प्रिंट कराया, छपवाया ताकि लोग खरीद कर इसको पढ़ सके। 1867 द देवबंद सेमिनार हुआ, पब्लिश थाउजेंड्स ऑफ फतवा, उन्होंने फतवा जारी कराया। फतवा क्या होते हैं? फतवा छोटी छोटी बुक्स होती है, बहुत छोटी छोटी और बहुत ही सस्ती होती है, जो हर कोई इसको खरीद सकता है। तो उन्हें फतवा जारी करवाया। क्यों करवाया था? ताकि जो मुस्लिम लीडर्स हैं उनको पता चल सके कि वो एवरीडे लाइफ में उनका क्या चल रहा है, उनकी लाइफ किस तरीके से हो सकते है, वो अपने इस्लामिक डॉक्ट्रिन्स का मतलब जान सके कि इस्लाम धर्म में क्या होता है। इसलिए उन्होंने फतवा जारी करवाया। सस्ते होते हैं और हर इंसान उसको बाय कर सकता है। ऑल दिस मुस्लिम सेक्ट्स एंड सेमिनार्स केम विद डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ फेथ एंड ट्राइड टू एनकाउंटर देयर अपोनेंट्स बाय यूजिंग उर्दू प्रिंट। मुस्लिम्स का सिर्फ एक ही एम था ताकि ऐसा ना हो कहीं उनको दबा दिया जाए और उनके जो रिलीजियस है, उनके जो कल्चर्स हैं, उनके जो कस्टम्स हैं, उनको सप्रेस कर दिया जाए और वो अपनी बातें या उनका जो इस्लामिक से रिलेटेड है, उनकी लैंग्वेज वगैरह, वो कहीं छुप ना जाए। तो वो भी चाहते थे हम भी इसको जाने, हमारे ही लोग इसको ना समझ पाए, तो वो चाहते थे सब उसको पढ़े समझो, हम भी तो अपने धर्म को जाने, हमारे लैंग्वेज को जाने। इसलिए उन्होंने ये सारी चीजें करी। उसमें सेमिनार्स हुए
और ये फतवा जारी हुआ, उनकी भी बुक प्रिंट होने लगी ताकि लोग इसको भी तो समझे। अब अगर उनकी चीजें प्रिंट ना होती उर्दू लैंग्वेज में तो क्या कोई पढ़ पाता? नहीं पढ़ पाता ना। सब बाकी अदर लैंग्वेज पढ़ते तो वो कहीं पीछे छिप जाता। तो इसलिए उन्होंने इसी डर से उन्होंने भी लिखना शुरू कर दिया। इम्पैक्ट ऑफ प्रिंट ऑन हिंदू। अब हिंदू पे इस पूरे प्रिंट का इम्पैक्ट क्या पड़ा? प्रिंट encourage रीडिंग ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट among हिंदूज स्पेशली इन द वर्नाकुलर लैंग्वेज। जो प्रिंट ने फिर एनकरेज किया रिलीजियस टेक्स्ट को, आगे बढ़ाया वर्नाकुलर लैंग्वेज में, मतलब लोकल लैंग्वेज में। पहले एक ही लैंग्वेज आती थी, लोगों को थोड़ी टिपिकल भी होती थी, जो उसको नहीं पढ़ पाता वो कैसे पढ़ेगा? फिर वर्नाकुलर लैंग्वेज में प्रिंट आने लगे तो लोगों को पढ़ना इजी हो गया। द फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन ऑफ द रामचरितमानस ऑफ तुलसीदास। सबसे पहले जो प्रिंटेड एडिशन आया वो रामचरितमानस तुलसीदास का आया, जिसको हम रामायण बोलते हैं। 16th सेंचुरी में केम फ्रॉम कोलकाता इन 1810। ठीक है, 16th सेंचुरी में प्रिंट किया गया, कोलकाता 1810 में। फिर मिड 19th सेंचुरी में चीप लिथोग्राफिक एडिशन आया। चीप लिथोग्राफी एडिशन आने के बाद तो नॉर्थ इंडिया में इसका फ्लड आ गया, मतलब बाढ़ आ गई प्रिंट की। सस्ता था, मार्केट मतलब एकदम भर चुके थे, लोग इसको खरीद रहे थे। इंडियन मार्केट्स दिस मेड द प्रिंट अफोर्डेबल फॉर मोर पीपल। अब सस्ती हो गई थी तो हर इंसान इसको खरीद सकता था। फ्रॉम 1810 द नवल किशोर प्रेस। फिर 1880 में एक नवल किशोर प्रेस लगी, कहां पर? लखनऊ में। फिर श्री वेंकटेश्वर प्रेस लगी बॉम्बे में। पब्लिश न्यूमरस रिलीजियस टेक्स्ट इन वर्नाकुलर्स। फिर वहां भी रिलीजियस टेक्स्ट प्रिंट किए जाते थे। रिलीजियस टेक्स्ट कुड बी read out to large groups of illiterate men and women। फिर उसके बाद रिलीजियस जब टेक्स्ट आए तो उसमें बहुत बड़ा ग्रुप वो था जो पढ़ लिख नहीं सकता था इसको, मैन और वुमेन दोनों ही थे। इट led to the spread of religious text among masses। Therefore, the text encouraged discussion, debates and controversy within the among different religions। अब जैसे जैसे रिलीजियस टेक्स्ट बढ़ते जा रहे थे, लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ रहे थे, डिबेट डिस्कशन भी उतना ही ज्यादा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि जितने टाइप के लोग पढ़ेंगे उतनी ही टाइप की बातें भी होंगी। Print did not only stimulate the publication of conflicting opinion amongst communities, but it also connected communities and people in different parts of India। Newspaper conveyed news from one place to another, creating pan India आइडेंटिटीज। बट देखिए इसका इम्पैक्ट यही नहीं पड़ा कि सब लोग प्रिंट कल्चर के आने से सब लोग ऐसे अलग अलग हो गए। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हुआ। सब लोग एक साथ भी आए हैं, सबको पता चला है कि गॉड एक है, तुम्हारा कल्चर ये बोलता है, हमारा भी तो यही बोलता है। जब दोनों के कल्चर सेम है तो हम दोनों अलग कहाँ, एक ही तो है। तो इसी से क्या बना? एक पान इंडिया, मतलब सब लोग एक ही यूनिट में, एक ही ग्रुप है। तो जहां हमने इनके रिलीजियस के बीच में ये चीजें देखी कि चीजें डाइवर्स हो रही हैं, चीजें डिफरेंट है, वही हमने क्या देखा कि चीजें सिमिलर भी तो है। लोगों को ये जो प्रिंट कल्चर था इसने लोगों को कनेक्ट भी किया है। अब लोग वो दकियानूसी या फिर जो डिस्क्रिमिनेशन था उसको छोड़ चुके थे। अब लोग यूनिटी में बिलीफ रख रहे थे, उनका विश्वास यूनिटी में था। जब यूनिटी में उनका विश्वास है तो सब एक ही साथ तो रहेंगे। तो ये वाली जो चीजें थी उसकी वजह से इंडिया एक यूनिटी में आया, उसकी एक पान इंडिया करके आइडेंटिटी बनी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने क्या क्या टॉपिक कवर करे कि इंडिया में प्रिंट कल्चर किस तरीके से आया, सबसे पहले प्रिंट जो मशीनें थी वो कहाँ स्टैब्लिश हुई, फिर रिलीजियस रिफॉर्म के बारे में पढ़ा, फिर मुस्लिम्स का जो फियर था उसके बारे में पढ़ा, उनकी उर्दू पर्शियन लैंग्वेज किस तरीके से स्टैब्लिश हुई। ठीक है, फिर साथ ही साथ हमने इम्पैक्ट देखा कि इंडिया में क्या इम्पैक्ट पढ़ा। तो आज हमने इन सारे ही टॉपिक को कवर किया। अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ।